हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये पार्ट नंबर 13 में आज हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बीट्स। अब ये बीट्स क्या है, तो इट इज़ अ वेरी मच इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ साउंड। साउंड का वेरी इंटरेस्टिंग बोलो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देखने वाले हैं और हम इसके एप्लीकेशंस को भी देखने वाले हैं और एक एक्सप्रेशन देखने वाले हैं जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको देखने वाले हैं। तो लास्ट यानी पार्ट नंबर 12 में हमने कंप्लीट किया था हमारे सोनोमीटर के थ्योरी को। आज ये न्यू कॉन्सेप्ट को चालू करेंगे बीट्स करके। और आपने देखा होगा ये लेसन में बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बीट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर न्यूमेरिकल आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फेनोमेनॉन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीट्स। अब बीट्स कैसे तैयार होता है तो इसको देखना है। तो मैं पहले आपको समझाती हूँ, फिर 1 बाय 1 हमारी जैसे प्रोसेस है कि 1 बाय 1 रीड करते हैं तो वैसे ही करेंगे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या कैसा है बीट्स यानी क्या है, कैसा फॉर्म होता है, और फिर हम उसको 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। ओके, तो देखो ये हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 2 साउंड वेव्स। कितने साउंड वेव्स कंसिडर कर रहे हैं? 2 साउंड वेव्स। हियर वी कंसिडर 2 साउंड वेव्स। दीज आर द साउंड वेव्स। ओके, साउंड वेव्स है ये। अब उनको जो एम्पलीट्यूड है, उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो कैसी है? सेम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट है। ओके, समझ में आया? हियर वी कंसिडर 2 साउंड वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड। क्या है? सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ऐसे हम ये कंसिडर कर रहे हैं और दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ये दो भी साउंड वेव्स। ठीक है, अब उनकी जो इंटेंसिटी है साउंड की वो कैसे है? इट वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। उनकी जो साउंड की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये दोनों कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? इन द सेम डायरेक्शन। एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है इनकी, इट वेरीज, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल कर रही है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैसी है? इट इज़ स्लाइटली वेरी होने वाली है। ठीक है, वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। तो ऐसे ही यानी कभी ज़्यादा रहेगी इंटेंसिटी या कभी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी ज़्यादा रहेगी तो हम बोलेंगे ज़्यादा इंटेंसिटी हमको सुनाई देगा, ज़्यादा इंटेंसिटी वाला साउंड, और यानी लाउड साउंड हमको सुनाई देगा। और अगर कम रहती है इंटेंसिटी तो वी से दैट वी हर्ड अ मिनिमम साउंड, कम साउंड हमको सुनाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हमने बोला है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। कभी लाउडली सुनाई देगा, कभी कम ज़्यादा सुनाई देता है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज बीट्स। ठीक है, बीट्स साउंड में के जो बीट्स है आपको मालूम है कम ज़्यादा इंटेंसिटी के आपको सुनाई देते हैं, तो इसी को ही क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज, कम ज़्यादा साउंड जो सुनाई देता है इट इज़ नोन एज बीट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ बीट्स समझ में आया कि क्या है उसकी डेफिनेशन। अब हम देखेंगे उसको। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर इज़ अ सुपर पोजिशन ऑफ 2 साउंड वेव्स। क्या हो रहा है वहाँ पे? सुपर पोजिशन ऑफ 2 साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसी है? सेम है बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। बट फ्रीक्वेंसी कैसी है? डिफरेंट है। ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वेरी विथ पीरियोडिकली। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरीज पीरियोडिकली। यहाँ पे वेरीज चाहिए था, वेरीज पीरियोडिकली विथ साउंड। क्या हो रही है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरी हो रहा है, वेरीज पीरियोडिकली विथ साउंड। दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ बीट्स। उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज प्रोडक्शन ऑफ बीट्स।
ठीक है। तो अब ये देखो, मैंने जैसे बोला कि वेरिएशन ऑफ लाउडनेस अगर गोज़ अप एंड डाउन, ज़ोर से आवाज़ आ रही है या कम आ रही है, तो इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ बिट्स। तो सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं, द वेरिएशन ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड दैट गोज़ अप एंड डाउन, कम ज़्यादा हो रहा है, इज़ फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिट्स। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, आपको लर्न करना है कि व्हेन देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, सुपरपोजिशन हो रहा है दो साउंड वेव का और एम्पलीट्यूड कैसे सेम है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है और ट्रैवल कैसे कर रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, वेरी होगा पीरियोडिकली विथ टाइम। तो यही फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज प्रोडक्शन ऑफ बिट्स। ठीक है, और जो वेरिएशन हो रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड दैट गोज अप एंड डाउन इज द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिट्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये है फिनोमिनन ऑफ बिट्स। बिट्स यानी क्या है, फिर जो लाउडनेस है साउंड का वो अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यही बिट्स है। ठीक है, तो इसके लिए अब जो लाउडनेस यानी जो साउंड हमको ज़ोर से सुनाई दे रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड जो है उसको क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ ये। अब ये लेसन में हम देखने वाले हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला साउंड है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी जोर का आवाज़ ना, तो सो इट इज़ नोन एज लाउडनेस भी बोल सकते हो ऑफ साउंड। जो मैक्सिमम जोर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, इट इज़ कॉल्ड एज वैक्सिंग। उसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग यानी क्या है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला साउंड है उसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट है ये, जो हमने अभी देखा कि साउंड कम ज़्यादा यानी गोज़ अप एंड डाउन हो रहा है, तो जो मैक्सिमम आवाज़ वाले है, मैक्सिमम आवाज़ जो सुनाई देता है उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज वैक्सिंग। उसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग। अब जो मिनिमम वाले को क्या बोलते हैं वो देखेंगे। जो मिनिमम साउंड हमको सुनाई दे रहा है, मिनिमम साउंड यानी मिनिमम इंटेंसिटी वाला साउंड। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एक मिनट, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज वैनिंग। उसको क्या बोलते हैं, वैनिंग। यानी अगर इंटेंसिटी मिनिमम है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसको भूलना नहीं है, मैं अब शॉर्टकट लिख रही हूँ। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज वैनिंग। उसको क्या बोलते हैं, वैनिंग। वैक्सिंग और वैनिंग समझ में आया। वैक्सिंग यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जहाँ पे है इट इज़ नोन एज वैक्सिंग, एंड मिनिमम इंटेंसिटी जहाँ पे है ये ऐसा मिनिमम इंटेंसिटी वाला, इट इज़ नोन एज वैनिंग। उसको क्या बोलेंगे, वैनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो वन वैक्सिंग एंड वन वैनिंग टुगेदर इट इज़ नोन एज बीट। इसको क्या बोलते हैं, बीट, वन बीट बोलेंगे। ठीक है, वन बीट यानी कैसा रहेगा, वन वैक्सिंग, एक वैक्सिंग और एक वैनिंग, सक्सेसिव वैनिंग यानी उसके बाजू वाला ही। ठीक है, वो वैक्सिंग के बाद में वैनिंग हो रहा है, तो यानी एक मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला साउंड और एक मिनिमम इंटेंसिटी वाला साउंड, उस दोनों को मिलाकर हमको क्या मिल रहा है, वन बीट। तो वन बीट यानी क्या है, वन वैक्सिंग, एक वैक्सिंग और वन वैनिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वन बीट उसको बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये हो गया दो कंसेप्ट हमने अभी देखे हैं। पहला तो वैक्सिंग, वैनिंग और वन बीट यानी कैसा। ठीक है, तो देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। देखो वैक्सिंग यानी क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स इज कॉल्ड एज वैक्सिंग। उसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज इट इज़ नोन एज लाउडनेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एज वैक्सिंग। एंड वैनिंग मीन्स क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स इज कॉल्ड एज वैनिंग। उसको बोलते हैं वैनिंग। ठीक है, अब बीट
बिट यानी क्या है, वन वैक्सिंग वन वैनिंग इज नोन एज बिट, वन बिट। ठीक है, वन बिट समझ में आया। अब बिट फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, हमारे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम ऑलवेज बोलते हैं वही है, बट यहाँ पे हमको बोलना पड़ेगा। जैसे हमने रोटेशनल मोशन में बोला है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, वैसे ही अब हम यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ बीट्स। रिवॉल्यूशन के जगह क्या लिखना है, सिर्फ नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड, हर्ड जो सुनाई देते हैं एक सेकंड में। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड, इतना ही याद रखो। नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट और बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये पीरियड का क्या है, पीरियड हम को मालूम है जनरल हमारी डेफिनेशन, तो बट यहाँ पे पीरियड ऑफ बीट्स कैसा है, पीरियड ऑफ बीट्स यानी टाइम इंटरवल बिटवीन, टाइम इंटरवल है। पीरियड मीन्स क्या है, टाइम इंटरवल है। अब किसके बीच का टाइम इंटरवल है, तो एक वैक्सिंग और वैनिंग, एक वैक्सिंग, ये वैक्सिंग है और एक वैनिंग, इसके बीच का ये इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है इट इज़ नोन एज पीरियड ऑफ बीट्स। इसके लिए जितना टाइम लग रहा है इट इज़ नोन एज पीरियड ऑफ बीट्स। यानी क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, दो सक्सेसिव, दोनों एक के बाद एक, वैक्सिंग और वैनिंग। दो वैक्सिंग बोलो, जैसे ये हमने ये आधी निकाली डायग्राम मैंने, ये वैक्सिंग है, ये वैनिंग है, फिर से वैक्सिंग हो जाएगा, फिर से वैनिंग मिलेगा। ठीक है, तो टाइम इंटरवल दो वैक्सिंग में का टाइम इंटरवल बोलो या दो वैनिंग में का टाइम इंटरवल बोलो, इट इज़ नोन एज पीरियड ऑफ बीट्स। तो क्या बोला है, इसकी डेफिनेशन क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग, एक तो वैक्सिंग पकड़ो, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और वैनिंग, कोई भी एक तो वैक्सिंग के बीच, दो वैक्सिंग के बीच का अंतर, ये क्या है वैक्सिंग, दो वैक्सिंग के बीच का टाइम जो है इट इज़ नोन एज टाइम पीरियड बोलो। और दो वैनिंग के बीच का, दो वैनिंग अगर हफ्ते कंसिडर किए तो ये है वैनिंग, तो दो वैनिंग के बीच का जो टाइम है इट इज़ नोन एज पीरियड ऑफ बीट्स। ठीक है, पीरियड समझ में आया, तो पढ़ेंगे इसको। देखो बीट है फर्स्ट, वन वैक्सिंग एंड सक्सेसिव वैनिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट वन बीट। हमने ये डेफिनेशन देखी है अभी। वन वैक्सिंग एंड सक्सेसिव वैनिंग को क्या बोलेंगे, एक बीट। बीट फ्रीक्वेंसी देखो, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड इज कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी। फिर है पीरियड ऑफ बीट्स, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और वैनिंग इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ बीट्स। ठीक है, ये एक एक मार्क के लिए ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसको आप बाय हार्ट लर्न करिएगा। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स के लिए आता है, ये आ सकता है ऐसा ये एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन है, देखो बिट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है और ये मेथड है, इट इज़ नोन एज एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो हम वो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। यानी आपको बीच में बहुत सारी मैथमेटिकल स्टेप्स है, उसको आप फॉर्मूला भी यूज़ करना है हमको यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करना है, उसको भी देखना है। तो आप मेरे साथ इसको सॉल्व करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे फॉर्मेशन ऑफ बिट के लिए हमने 2 साउंड वेव्स कंसिडर किए थे हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वैसे ही 2 साउंड वेव्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो पढ़ते हैं ऊपर, कंसिडर 2 साउंड वेव्स, 2 साउंड वेव्स को कंसिडर किया है हमने हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड है बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। एक की है फर्स्ट साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है N1, दूसरे की है N2। ठीक है, अब x क्या है, x एक पॉइंट है ऑफ द मीडियम वेयर दे अराइव इन फेज। एक मीडियम का पॉइंट है, तो दो सपोज ये पॉइंट है x जहाँ पे दोनों भी अराइव हो रही है, ये पॉइंट पे दोनों भी अराइव हो रही है।
ऐसे ये पॉइंट है, ठीक है, एक्स, और द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट दैट पॉइंट इज गिवन एज। तो ये यहाँ ओरिजिन से लेकर एक्स पॉइंट तक की उसकी डिस्प्लेसमेंट वेव की कितनी है वो हमको चाहिए, तो वो कितनी है वो लिखेंगे हम अभी। तो क्या लिखा है देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्यू टू ईच वेव एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट दैट पॉइंट इज गिवन एज। क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला है y1 इज इक्वल टू ए साइन, हमने ये फॉर्मूला भी देखा हुआ है, 2 पाई कॉमन में निकालते हैं n1t माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा 1। पहले के लिए जो वेवलेंथ है लैम्बडा 1 लेते हैं और फ्रीक्वेंसी लेते हैं n1, ठीक है, n1। और अब सेकेंड वेव की डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय y2 इज इक्वल टू ए साइन अंडर इनटू ब्रैकेट 2 पाई, दूसरी की फ्रीक्वेंसी है n2t माइनस x अपॉन, यहाँ पे जो वेवलेंथ लेंगे दूसरे वेव के लिए इट इज़ लैम्बडा 2 लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कंसिडर करेंगे कि जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो एट x इज इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। तो ऐसा एज्यूम दैट sorry, listener is at x is equal to 0 सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पे है लिसनर, तो x की वैल्यू 0 रखनी है। तो इक्वेशन कैसे बन जाएंगे, तो पहला इक्वेशन देखो कैसा बनेगा, y1 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n1t बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई, ये पूरी दूसरी टर्म कैंसिल हो गई है सॉरी। और सेकंड इक्वेशन कैसा होगा, y2 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n2t, यह हो जाएगा। दो इक्वेशंस मिल गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सॉरी, क्या है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये है प्रिंसिपल के अनुसार। फिर y की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू है हमारे पास में, देखो y1 इज a साइन 2 पाई n1t, y2 इज a साइन 2 पाई n2t, दोनों को ऐड करना है। देखो क्या आ जाएगा, a साइन 2 पाई n1t, ठीक है, ये मिक्स कर लेते हैं, 2 पाई n1t ये एक ही ब्रैकेट में है, ठीक है, 2 पाई n1t, मैं अच्छे से लिखती हूँ इसको, 2 पाई n1t, ये y1 हो गई, प्लस a साइन 2 पाई n2t, ये दूसरी हो गई, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि जो ये हो गया a प्लस a, दैट इज इट इज़, अब क्या करते हैं, a को कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे कॉमन देखो क्या क्या है, a कॉमन है, उसके बाद में 2 भी कॉमन है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2a लिखते हैं, 2a साइन ऑफ, अपने को मिलता है देखो 2a साइन ऑफ 2 पाई, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पहले, तो 2a साइन ऑफ 2 पाई n1t ऐसा मिलता है हमको, सॉरी यहाँ पे 2 तो कॉमन में निकल गया, पाई n1t लिखते हैं, ठीक है। या हम ऐसा करते हैं, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, यानी इजी जाएगा आपको। तो ये स्टेप मैं कैंसिल कर देती हूँ, देखो डायरेक्ट लिखते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ साइन सी प्लस साइन डी, ऐसा आपको यहाँ पे सिचुएशन मिल रहा है, ठीक है। ए को कॉमन कर सकते हैं हम, और हमको दिख रहा है आपको यहाँ पे साइन सी है ये, और ये ब्रैकेट है साइन डी, दोनों का अगर प्लस है तो क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे ये इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो कैसा आएगा फिर,
y इज इक्वल टू क्या मिलता है, y इज इक्वल टू, अब 2 टाइम्स है ही, ये 2 लेंगे हम 2 और a को कॉमन निकाल लेंगे a, ठीक है। अंदर के इसको कॉमन नहीं निकालते हैं, उसको 2 पाई वैसे रहने दो और फिर सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 2 पाई, अब 2 पाई को यहाँ पे कॉमन निकाला है, देखो 2 पाई, अब c प्लस डी है तो c में ये c है ऊपर का, ये c है और ये d है, तो 2 पाई कॉमन निकाला, इट इज़ इनटू ब्रैकेट n1 प्लस n2 अपॉन 2 और t भी कॉमन है, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गई है इनटू कॉस ऑफ 2 पाई, अगेन c माइनस डी है, दैट इज़ n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस वाले कॉस और माइनस वाले टर्म को पहले ले लेते हैं। y इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस ऑफ इंटू ब्रैकेट 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2, n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ऐसा करती हूँ और साइन की टर्म बाद में लिखती हूँ, सिर्फ इतना ही करना है। 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ऐसा करती हूँ मैं, बस बाकी कुछ नहीं किया। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, मैंने जो डॉटेड लाइन खींची है वहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम a, ठीक है। तो लेट 2a कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये टर्म को बोलेंगे हम a, ठीक है। तो a बोलेंगे और जो n1 दूसरे इसमें लिखती हूँ, और जो n1 प्लस n2 है ना, n1 प्लस n2 अपॉन 2 ये जो टर्म है उसको बोलेंगे n, ठीक है। तो कैसा इक्वेशन बनता है देखो, अब हमारा इक्वेशन देखो कैसा बनता है। y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में तो a बन गया साइन ऑफ, और n1 प्लस n2 बाई 2 को हम बोलेंगे n, दैट इज़ वी गेट साइन 2 पाई nt, बस इतना ही हमको मिलता है। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt, ऐसा मिलेगा। तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा देखो, देयरफॉर डायरेक्ट लिखती हूँ, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt, हमको ये मिल जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन मिलता है। तो ये क्या है, ये इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव का, हैविंग फ्रीक्वेंसी n और एम्पलीट्यूड कितना है a है, ठीक है। तो नीचे लिखते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। किसका इक्वेशन है ये, प्रोग्रेसिव वेव हैविंग एम्पलीट्यूड शॉर्ट में लिखती हूँ a एंड फ्रीक्वेंसी n, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और अब हम वैक्सिंग और वैनिंग के लिए इक्वेशन निकालेंगे। अब उसके लिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड स्टेप लेते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमको मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये आपको मालूम है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो इसीलिए अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब वैक्सिंग के लिए निकालेंगे। थर्ड स्टेप के लिए फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज़ फॉर वैक्सिंग क्या होता देखेंगे। वैक्सिंग के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितनी रहेगी, इट इज़ प्लस माइनस 2a, ये हमको मालूम है, ठीक है। प्लस माइनस 2a रहती है। अब a की वैल्यू हमने क्या लिया है, देखो a यानी क्या है, a है 2a कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी है। तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे a इज इक्वल टू 2a में, ठीक है। a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 2a कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2a। इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट कॉस ऑफ
क्या मिलेगा देखो, और ये जो है कॉस, वी गेट कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। इसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, प्लस माइनस ये मिलेगा हमको 1, ठीक है, क्योंकि 2a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको कि क्या किया है हमने क्या किया, जो एम्पलीट्यूड के लिए जो टर्म कंसिडर किया था उसको ही 2a लिखा था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब अगर कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब आती है, कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब रहती है, जब थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी अब यहाँ पे हमारी टर्म क्या है, कॉस थीटा, यानी थीटा क्या है यहाँ पे, इट इज़ 2 पाई इंटू ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। इसकी जो अगर वैल्यू, अगर कॉस 0 है तो 1 रहेगी, ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई, अगर कॉस पाई रहेगा यानी कॉस 180 तब रहेगा 1, 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब टाइम क्या रहता है, अगर हमने ये जो टर्म है 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ये जो टर्म है, और यहाँ पे हमने 2 पाई इसकी वैल्यू अगर 0 रख दी तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम भी 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसमें अगर ये हम इसकी जगह हमने ये वैल्यू रखी पाई, अगर पाई रख दी हमने तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लो, जैसे t की एक वैल्यू हमको रखनी है, t इज इक्वल टू 0 है, 0 हो गया, फिर t की वैल्यू देखो दूसरे के लिए t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो गई n1 माइनस n2 होगी, फिर थर्ड के लिए 2 अपॉन n1 माइनस n2 होगी। तो इस प्रकार से हमको इसको लिखना है, तो मैं इसको इरेज करती हूँ, ये जो है आपको समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस प्रकार से वैल्यूज़ आती है। अब t की वैल्यू क्या है, फॉर t इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू है 0, 1 अपॉन n1 माइनस n2, 2 अपॉन n1 माइनस n2 t ऐसा रहेगा, और 3 अपॉन n1 माइनस n2 एंड सो ऑन, ठीक है। दस टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा एंड ऑफ साउंड इज 1 अपॉन, दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस, टाइम इंटरवल कितना है, तो टाइम इंटरवल 1 अपॉन n1 माइनस n2 है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 10 टाइम इंटरवल, दोनों में का डिफरेंस कितना है, देखो अगर हमने 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2 लिया तो आंसर आएगा 1, 2 माइनस 1 इज़ 1 अपॉन n1 माइनस n2। वैसे इन दोनों का बीच का इंटरवल निकाला 3 और 2 के बीच में, तो वो भी 1 अपॉन n1 माइनस n2 ही आता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा इज़ 1 अपॉन n1 माइनस n2। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर 10 टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ साउंड इज़ ऑलवेज कितना रहता है, ऑलवेज 1 अपॉन n1 माइनस n2 ये रहता है, ठीक है। तो हेंस पीरियड ऑफ बीट कितना रहेगा, फिर टाइम इंटरवल बोलो या इट इज़ नोन एज पीरियड, तो t इज इक्वल टू पीरियड ऑफ बीट्स कितना रहेगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पीरियड ऑफ बीट्स, ठीक है। देयरफॉर पीरियड ऑफ बीट्स कितना रहेगा, t इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2, दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ बीट्स। समझ में आया पीरियड ऑफ बीट्स, एंड ये निकाला है हमने दैट इज नंबर ऑफ वैक्सिंग हर्ड पर सेकंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ वैक्सिंग, ठीक है। हाँ, जितने नंबर ऑफ वैक्सिंग हमको सुनाई दे रहा है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ वैक्सिंग, दैट इज इट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको मालूम है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो ये है फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी इट इज़ इक्वल टू क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी इज सपोज इट इज़ इन वैक्सिंग चालू है इसलिए लिखेंगे वैक्सिंग, और इट इज़ सपोज इट इज़ n, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी,
ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू है 1/n1 माइनस n2, हमने अभी देखा 1/n1 माइनस n2, तो t की वैल्यू ये n की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ n1 माइनस n2। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, n1 माइनस n2, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी इन वैक्सिंग इज गिवन बाय n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। सेम अब निकालेंगे फॉर वैनिंग, ठीक है। ये बीट जो वैनिंग के लिए क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे पहले चालू किया था वैक्सिंग के लिए, यहाँ पे देखो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैक्सिंग के लिए हमने बीट फ्रीक्वेंसी निकाली। अब फोर्थ नंबर की स्टेप है हमारी कि फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, यानी इट इज़ नोन एज मिनिमम इंटेंसिटी वाला साउंड जो है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने अभी देखा है, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मिनिमम कब रहता है, व्हेन एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इज कब रहता है, ज़ीरो रहता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज वैनिंग, उसको क्या बोलेंगे, वैनिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए निकालेंगे फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड दैट इज a इज इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, a की वैल्यू क्या है, 2a कॉस ऑफ 2 पाई, अब ये लर्न होनी चाहिए n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, ये है हमारी वैल्यू, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 0, ये चाहिए। अब कॉस 0 कब रहता है, कॉस ऑफ, यानी ये अब यहाँ पे हमने 2a को ये साइड भेज दिया तो वी गेट 2 पाई, ये साइड यानी राइट साइड में भेज दिया तो क्या होगा, वी गेट कॉस की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। कॉस 0 कब रहता है, कॉस की वैल्यू कॉस थीटा 0 कब रहता है, जब ये जो ब्रैकेट है ये यानी थीटा है, सपोज करो ये कब 0 रहता है, कॉस की वैल्यू 0 कब रहती है, उसको लिखेंगे व्हेन इट इज़ थीटा इज़ π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, ओके। तो t की वैल्यू कैसी रहेगी, t की वैल्यू फर्स्ट इंटरवल के लिए यानी π/2 के लिए t की वैल्यू कैसी रहेगी, उसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा तो ये ब्लैंक इसमें लिखते हैं, तो π/2 की वैल्यू π/2 के लिए t की वैल्यू रहेगी 1/2 इंटू n1 माइनस n2, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ अच्छे से आपको करनी है, 2 इंटू n1 माइनस n2, एंड इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं आपको कैसे आई ये वैल्यू निकाल के बताने के लिए, तो आपको ये लर्न करनी होगी, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम इंटरवल कितना रह गया, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैनिंग और मिनिमा भी बोल सकते हो, मिनिमा बोलो या वैनिंग बोलो, इज कितना है, इट इज़ ऑल्सो 1/n1 माइनस n2। देखो कैसा है 1/n1 माइनस n2। अब ये दोनों में का टाइम इंटरवल देखो 3 - 1, अगर ये हो गया 2, ठीक है, तो वी गेट 2/2 इंटू n1 माइनस n2, 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों के बीच में का देखो, ये दोनों के बीच में यानी 5 - 3/2 इंटू n1 माइनस n2, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 2/2 n1 माइनस n2, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 1/n1 माइनस n2, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये करना है, मैंने ये आपको सिर्फ सॉल्व करके बताया, यानी आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो टाइम इंटरवल यहाँ पे भी मिनिमा के लिए भी टाइम इंटरवल कितना है, 1/n1 माइनस n2 ही है, इसको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/n1 माइनस n2, यही टाइम इंटरवल है। देयरफॉर टाइम इंटरवल यहाँ पे लिखते हैं पीरियड ऑफ बीट्स कितना है, टाइम इंटरवल यानी पीरियड ऑफ बीट्स है, इट इज़ इक्वल टू t इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2 है, ठीक है। देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, बीट फ्रीक्वेंसी इन वैनिंग के लिए बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, वही आएगी, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इट इज़ इक्वल टू n1 माइनस n2, ये आएगी, दैट इज इट इज़ डिनोटेड बाय n, यानी सेम वही बीट फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है जैसे कि वैक्सिंग में मिली है,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दोनों भी निकाल के बताना पड़ेगा। तो ये हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इजी है ना, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रखना चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं वैक्सिंग में n इज इक्वल टू n1 माइनस n2 और वैनिंग में भी n इज इक्वल टू n1 माइनस n2 ही आ रहा है। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, आपको ये राइटिंग प्रैक्टिस करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और एक उसके लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हमने अभी बोला कि 2 साउंड वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, तो आपको यहाँ पे 2 साउंड वेव्स पहले जो दिखाई दे रहा है, देखो ये एक साउंड वेव है, ये दूसरी साउंड वेव है। सुपरपोजिशन के बाद उसका रिजल्ट कैसा दिख रहा है, ये y1 है, ये y2 चाहिए था यहाँ पे, और रिजल्ट के बाद में कैसा दिख रहा है आपको, ये रिजल्ट है उसका आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बाद में कैसे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। जो मैक्सिमम साउंड है उसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग, उसको बोलते हैं वैक्सिंग, और मिनिमम वाले को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज वैनिंग। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछी जा सकती है कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग सुपरपोजिशन ऑफ 2 हार्मोनिक वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो आपको ये डायग्राम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है मैं सब ये इरेज करती हूँ। ड्रॉ ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ, और 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डायग्राम का क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे बीट्स कंप्लीट हो गया, बस उसके एप्लीकेशंस बाकी है। एप्लीकेशंस बहुत डिटेल में है आपके बुक में, आप इसको पढ़िएगा, मैंने थोड़े से शॉर्ट करके लिखे हैं। तो मेन एप्लीकेशन आपको पढ़ के बताती हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ बीट्स का। बीट्स आर यूज टू ट्यून द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए बीट्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीट्स की स्पेलिंग गलत हो गई है। बीट्स का यूज़ कब होता है, फॉर ट्यून द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो फेनोमेनॉन ऑफ बीट्स इज़ यूज फॉर मैचिंग द फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय आर्टिस्ट। ठीक है, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, बाकी डिटेल आपको दिखाई दे रहा है। बस मैं आज आपको इतना ही, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ बीट्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको सिर्फ एक एक लाइन ही लिखनी है। तो ये 2, और डिटेल में ही अगर पूछा, डिटेल में आज अभी तक तो पूछा नहीं है कि हाउ बीट्स आर यूज टू ट्यून द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, दे गो ऑन ट्यूनिंग अंटिल नो बीट्स आर हर्ड बाय देयर सेंसिटिव ईयर्स। ठीक है, कब तक ट्यूनिंग करते हैं, जब तक बीट सुनाई नहीं देता है सेंसिटिव उनके ईयर को या आर्टिस्ट के ईयर को। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन बीट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू 0, बीट फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गई, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर इन यूनिजन विथ ईच अदर एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर आइडेंटिकल एंड इफेक्ट ऑफ प्लेइंग सच इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ प्लीजेंट म्यूजिक। तब हमको प्लीजेंट म्यूजिक सुनाई देता है। दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन देखो डॉपलर इफेक्ट का है। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इफ़ आइदर अ सोर्स ऑफ साउंड और ए लिसनर इज़ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड कुछ भी है, अगर सपोज एक इसमें अगर बहुत बड़ा लाउड स्पीकर यहाँ पे बज रहा है, ये उसका स्पीकर है, और लिसनर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, लिसनर है। तो अगर इफ़ अ सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर इज़ मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर 2 मूव हो रहे हैं, द लिसनर डिटेक्ट्स अ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स। अगर ये भी मूव हो रहा है, ये भी आ जा रहा है, और ये भी दूर सपोज जा रहा है, तो उसको साउंड कम कम सुनाई देगा। अगर ये लिसनर है, अगर दूर जा रहा है ये स्पीकर से, तो उसको साउंड कम सुनाई देगा। बट अगर यही लिसनर अगर उसके पास जाएगा तो उसको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा। तो इसको ही, यही इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इफ़ आइदर अ सोर्स ऑफ साउंड, एक तो साउंड मूव होगा, सोर्स ऑफ साउंड जो है, तो उसको अगर सपोज रेडियो बज रहा है, एक के हाथ में है वो रेडियो और वो दूसरा सुन रहा है, तो अगर ये रेडियो लेकर वो जा रहा है, दूर जा रहा है सुनने वाले से, तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अगर ये रेडियो वहाँ पे ही है, बट ये आदमी जो है, लिसनर है, वो उठकर दूर जाएगा, तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अगर वो दूर है, उसके पास आ जाएगा और तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी और अच्छी हो जाएगी। ये जो चेंजिंग हो रही है फ्रीक्वेंसी की, तो इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट देखो, इफ़ आइदर अ सोर्स ऑफ साउंड, आइदर बोला है, एक तो सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर, और दोनों भी
is moving with respect to air, the listener detects a sound whose frequency is different from the frequency of sound source. यानी जो लिसनर है उसको अलग अलग प्रकार के साउंड सुनाई देंगे, अलग अलग इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी वाले साउंड सुनाई देंगे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। तो ये इफेक्ट को क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो ये डॉपलर इफेक्ट का यूज़ है यहाँ पे। तो फर्स्ट डॉपलर इफेक्ट इज़ यूज इन ट्रैफिक स्पीड। तो ट्रैफिक स्पीड यानी कोई भी व्हीकल कितने स्पीड से जा रहा है, अगर स्पीड ज़्यादा एक्सीड करके वो रोड की अगर लिमिट है 40 के स्पीड से जाना है, बट अगर एक आधा ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो वो डिटेक्ट करने के लिए डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया जाता है बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट इज यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ व्हीकल टू चेक वेदर स्पीड ऑफ लिमिट इज एक्सीडेड। ठीक है, उसके लिए है। फिर सोनार, सोनार यानी सोनार बोल सकते हैं, सोनार भी बोलते हैं कोई। इट इज़ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का लॉन्ग फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वर्क्स ऑन द सिमिलर प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड ऑफ सबमराइन्स यूजिंग अ साउंड सोर्स एंड सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। सोनार में भी डॉपलर इफेक्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने निकाल के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ये लिख सकते हो। फिर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राम, इसमें भी यूज़ होता है। ये बिट्स के सब एप्लीकेशंस है। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राम वर्क ऑन डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉक्टर्स यूज एन एनालॉगस सेटअप टू एक्सेस द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। एसेस करने के लिए डायरेक्शन ऑफ एंड स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, ह्यूमन बॉडी में डायरेक्शन कैसी है और स्पीड कैसा है ब्लड फ्लो का, उसके लिए डॉपलर सोनोग्राफी या इको कार्डियोग्राम का यूज़ होता है। एंड आइडेंटिफाई सर्कुलेशन प्रॉब्लम, और सर्कुलेशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट द फ्लो वॉल्यूम फ्लो रेट। अल्ट्रासाउंड becomes also ultrasounds also determine phase shift to diagnose vascular problems in arteries and veins। ठीक है, आर्टेरीज और वेंस में कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रा साउंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया डॉपलर इफेक्ट के यूजेस। और ये स्पीड ऑफ बिट्स का यूज़ है। ये कि स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग रैडर। रैडर का यूज़ करके, डॉपलर रैडर का यूज़ करके स्पीड ऑफ एरोप्लेन को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसके लिए माइक्रोवेव सिग्नल यूज़ किया जाता है फॉर ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी इज सेंड टूवर्ड्स द मूविंग एरोप्लेन। ठीक है, तो इसको डिटेल में आपके बुक में दिया है, आपने ये एक लाइन लिखी तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट मैं लेती हूँ टू डिटरमाइन अननोन फ्रीक्वेंसी। बिट्स आर यूज टू डिटरमाइन अननोन फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देखा वैक्सिंग वैनिंग के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। तो यहाँ पे एक झट से पढ़ेंगे। अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नोट कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग द फिनोमिनन ऑफ बिट्स। अननोन फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए बिट्स का यूज़ किया जाता है। इनिशियली साउंड नोट्स ऑफ नोन एंड अननोन फ्रीक्वेंसी आर हर्ड साइमल्टेनियसली। पहले नोन और फिर अननोन दोनों को हर्ड किया जाता है। The known frequency from a source of adjustable frequency is adjusted in such a way that the bit frequency reduces to 0. At this stage, frequency of both the sound notes become equal. Hence, unknown frequency can be determined. पहले दोनों को सुनाई दिया जाता है, फिर एडजस्ट ऐसे किया जाता है कि बिट फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, और ये स्टेज में जो फ्रीक्वेंसी दोनों साउंड नोट की है इक्वल किया जाता है, और इस प्रकार से अननोन फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ बिट्स। तो मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, तो उसको आप स्क्रीनशॉट करके आप इसको रीड करिएगा। बुक में भी डिटेल है, आप उसको पढ़ के लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा सॉल्व प्रॉब्लम। देखो, 2 साउंड वेव्स हैविंग वेवलेंथ 81 सेंटीमीटर। मैं पढ़ती हूँ पहले। 2 साउंड वेव्स हैविंग वेवलेंथ 81 सेंटीमीटर एंड 82.5 सेंटीमीटर। पहले की वेवलेंथ है λ1, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। 81 सेंटीमीटर है पहले की वेवलेंथ। दूसरी की वेवलेंथ है λ2 इज इक्वल टू 82.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 81 सेंटीमीटर यानी इट बिकम्स 0.81 मीटर। ये है λ1, और λ2 की वैल्यू कितनी है? इट इज़ इक्वल टू 0.82
825 मीटर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या बोला है, कैन प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकंड। कितने फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 बीट्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी यानी एन है वो, एन इज इक्वल टू हमारे पास में है एन इज इक्वल टू N1 माइनस N2 रहता है। इट इज़ इक्वल टू कितना है, 8 बीट्स पर सेकंड यानी 8 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी है वो, तो इसलिए हर्ट्ज़ लिखा है मैंने। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, लैम्बडा दिख रहा है, और स्पीड को कैलकुलेट करना है तो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा हमारा कॉमन ये बहुत ही पुराना रिलेशन है, इक्वेशन है, तो उसको यूज़ करेंगे। तो n आपके पास में है, v को कैलकुलेट करना है आपको। तो अब हम n के टर्म में लिखते हैं इसको, n1 इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन लैम्बडा 1 होगा। ठीक है, दैट इज़ v अपॉन 0.81 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखती हूँ। और n2 क्या होगा फिर, n2 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा 2। इट इज़ इक्वल टू v अपॉन 0.825 ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्बडा 1 आप देखो, लैम्बडा 1 कैसे है, लैम्बडा 1 इट इज़ लेस दैन लैम्बडा 2। और n और लैम्बडा पे क्या रिलेशनशिप है, n अगर बड़ा है तो लैम्बडा छोटा होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर लैम्बडा 1 छोटा है तो n1 बड़ा होना चाहिए, लैम्बडा 2 बड़ा है तो n2 छोटा होना चाहिए। इन्वर्सली है दोनों भी, देखो। ठीक है, तो n1 और हमको दिया है गिवन n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 8 दिया है। तो n1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, v अपॉन लैम्बडा 1 माइनस v अपॉन लैम्बडा 2। ये इसके लिए लिखा है कि अगर सपोज़ करो दूसरी लैम्बडा 2 की वैल्यू अगर छोटी होती थी तो हम उल्टा करते थे, n2 माइनस n1 करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी है इसलिए हम v अपॉन लैम्बडा 1 माइनस v अपॉन लैम्बडा 2 कर रहे हैं। इट इज़ इक्वल टू 8। v को कॉमन निकालेंगे, 1 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 8 आएगा। तो v की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 0.81 माइनस 1 अपॉन 0.825 इट इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या है, v इज इक्वल टू, अब देखो 8 के पास भेज देंगे, 8 अपॉन 0.81 है, तो देखो क्या होता है। हाँ, ये कैसा बन जाएगा, देखो ये हो गया 8 अपॉन ये आएगा 1 अपॉन 0.81 माइनस 1 अपॉन 0.825। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो वी गेट v इज इक्वल टू, बहुत कैलकुलेशन अब मैं करके बताती नहीं हूँ आपको, इसको थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 81 है तो इसको ऐसा करेंगे 100 अपॉन 81 माइनस ये होगा 1000 अपॉन 825। इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो v की वैल्यू होगी 81 इंटू 825 इंटू 8, ऐसा ऊपर चला जाएगा ये, अपॉन नीचे रहेगा ये होगा 82500 बन जाएगा माइनस 81000 बन जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो v की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिखती हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा 356.4 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आता ही है, आप करके देखो, इसका कैलकुलेशन इजी है वैसे। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, 2 ट्यूनिंग फोक हैविंग फ्रीक्वेंसीज 320 एंड 340 हर्ट्ज़। 2 ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी दी है, फर्स्ट इज 320 हर्ट्ज़ है, सेकंड है N2 इज इक्वल टू 340 हर्ट्ज़ है। ठीक है, और साउंडेड टुगेदर, दोनों को साउंडेड किया है टू प्रोड्यूस साउंड वेव, एक नया साउंड मिलता है, साउंड वेव मिलता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 326.4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी दी है 326.4 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस क्या निकालना है हमको, डिफरेंस ऑफ वेवलेंस, डिफरेंस ऑफ वेवलेंस ऑफ वेव्स निकालना है।
ठीक है, इसको निकालना है। तो अगेन वेलोसिटी है, स्पीड है और वेवलेंथ है, तो अगेन हमको v इज इक्वल टू एन लैम्बडा को ही यूज़ करना पड़ेगा, बट लैम्बडा चाहिए हमको, तो इसलिए ये फॉर्मूला अब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वेव के लिए लैम्बडा 1 इज इक्वल टू v अपॉन n1 लिखते हैं, और सेकेंड इसके लिए लैम्बडा 2 इज इक्वल टू v अपॉन n2 लिखते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो n1 बड़ा है कि n2 बड़ा है, तो n1 छोटा है n2 से, तो इसीलिए लैम्बडा 1 बड़ा है लैम्बडा 2 से। ओके, ये समझ में आया। तो ये डिफरेंस इन वेवलेंथ निकालना है, यानी लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 निकालना है। तो नेक्स्ट इसमें मैं लिखती हूँ लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2। कैसे आएगा? लैम्बडा 1 की वैल्यू देखो क्या है, लैम्बडा 1 इज़ v अपॉन n1 एंड लैम्बडा 2 इज़ v अपॉन n2। इसको लिखेंगे v अपॉन n1 माइनस v अपॉन n2, इट इज़ इक्वल टू v को कॉमन निकालते हैं 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2, ये ऐसा आ जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू v की वैल्यू लिखते हैं 326.4 दी है, और n1 n2 की वैल्यू क्या है 320 और 340 है, 1 अपॉन 320 माइनस 340 ऐसा आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं 326.4 यानी ये आ जाएगा 330 अपॉन 340 इंटू 320। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर ये आ जाएगा 0.06 मीटर। ठीक है, तो डिफरेंस वेवलेंथ का कितना है 0.06 मीटर। तो आज ये बिट का पूरा कंसेप्ट मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसको एप्लीकेशंस को ज़रूर पढ़िएगा। थोड़ा सा मैंने अच्छे से यानी डिटेल में नहीं लिया है, इसको आप डिटेल में आपके बुक में से पढ़िएगा। ओके, ठीक है, आज के दिन इतना ही लेते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।